जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अपनी पढ़ाई को एक अच्छा खासा समय दे रहे होंगे और सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से आप करने के बाद रात को सोने से पहले सभी को अवश्य ही दोहरा कर सोते होंगे, क्योंकि अब तक आप ये जान चुके होंगे कि किसी भी चीज़ को याद रखने का जो सार है वह ना केवल क्लास लेने से है, ना केवल समझने से है, बल्कि उसे दोहराने से है। और ओवरऑल अल्टीमेट टारगेट हमारा है कि चीज़ें हमारी याद रहें, एग्जाम तक हमारी समझ में रहें। देखिए, समझना एक स्टेज है चीज़ों को याद रखने की। एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आपने रटी है तो फिर याद तो वो रहने ही वाली नहीं है। तो हालांकि पहली और ज़रूरी स्टेज समझना ही है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आना भी केवल ये सुनिश्चित नहीं करता कि वो आपको याद रह जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आप रिवीजन ना करें। तो उम्मीद है कि आप सभी रिवीजन जरूर कर रहे होंगे। एक बार फटाफट से बताओ कि हाँ जी, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। आज का मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप सभी रिवीजन कर रहे हैं ना? सोने से पहले बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं ना? एक बार फटाफट से बताओ, फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य एकदम अच्छा होगा, सारी स्थितियां बहुत अच्छी होंगी, घर परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया। सभी को गुड मॉर्निंग, मेरा नमस्कार। आवाज़ सभी को क्लियर है? एक बार बताएंगे। कुछ एक दो साथियों को आवाज़ की समस्या है, तो शायद वो आप ही को है, क्योंकि ज़्यादा होती है तो फिर सभी बता देते हैं। तो अधिकतम संख्या में यस हाँ हम सबके साइन आ रहे हैं। कुछ बीच बीच में एक आधा नो भी नज़र पड़ते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि हम रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि भाई रिवीजन के बगैर कुछ है ही नहीं। चाहे आप रात को सोने से पहले करें, चाहे मॉर्निंग में उठ के करें, दोनों बातें एक हैं। हालांकि रात को सोने से पहले का जो रिवीजन होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि रात भर दिमाग चीज़ों को प्रोसेस कर लेता है। चलिए, तो अधिकतम संख्या में मेरे साथी रिवीजन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि हाँ, इसके बेनिफिट भी हमें होते ही हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ओम्स लॉ, ओम का नियम। उम्मीद है कल और परसों की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया, जिसका नाम था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से एक सारी जानकारी समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। मैं फिर से अगर आपको चंद शब्दों में रिवाइज कराऊं तो वो ये है कि भाई प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। जो निर्भर करता है तार की प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल पर, रजिस्टिविटी पर, लेंथ पर और एरिया पर। तार का प्रतिरोध इन दो चीज़ों पर, इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि तार का जो प्रतिरोध है लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाने से घटेगा। थ्योरेटिकल सवालों का तो ये जवाब होगा, लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, क्षेत्रफल के बढ़ाने से घट जाएगा। ये थ्योरेटिकल सवालों का जवाब है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अलग से हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे कि अगर लंबाई को इतने गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल को इतने गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। और साथ ही हमने ये भी देखा कि त्रिज्या को इतने गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितने गुना घट या बढ़ जाएगा। उम्मीद है थ्योरी से बनने वाले सवाल और न्यूमेरिकल से बनने वाले सवालों को आपने क्लियर करके अलग कर रखा होगा। दोनों को मिक्स मत करना, अच्छे से आप उनको कर ले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए भाई, मैं एक बार पता करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बाकी हम लोग आज शुरू करते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब देखो, आप देखें तो हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, हम एक क्रम में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने सबसे बेसिक चीज देखी, मूलभूत चीज देखी, जिसका नाम आवेश था। आवेश से ही बना विभव। तो विभव को समझ पाना ही तब संभव हुआ जब हमने आवेश को पढ़ लिया। उसके बाद अगली राशि हमने देखी, धारा। वो भी आवेश से ही बन रही थी, उसको भी हम तभी समझ सकते थे। और एक अगली राशि पढ़ी हमने, प्रतिरोध। अब देखिए, आज बारी है कि हम इन तीनों के बीच में संबंध पढ़ेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध बनता है। अगर आप एक विद्युत परिपथ देखें, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट उठाकर देखें, चाहे वो आपका फोन है, चाहे मेरे सामने लगा हुआ कैमरा है, चाहे आपका टेलीविजन है, चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे तमाम तरह की जो चीजें हों, ना तो अकेला वोल्टेज काम कर सकता है, ना अकेली धारा काम कर सकती है, ना अकेला प्रतिरोध काम कर सकता है। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और इनको हमें कंबाइन पढ़ना ही पड़ेगा। इनको जोड़ने का जो नियम दिया है वो दिया है हमारे ओम साहब ने, तो इसको बोला जाता है ओम्स लॉ। तो आज की हेडिंग हमारी रहने वाली है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम, ओम्स लॉ। अरे भाई, एक डब्लू फालतू क्यों बन रहा है? ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम, ये हेडिंग हम डाल के रखेंगे। अब ओम कौन है? तो देखिए, ओम है एक जर्मन साइंटिस्ट। ओम कौन है? मैं चलो ऐसे लिख देता हूं,
एक साइंटिस्ट है हमारे जिनका नाम है, पूरा नाम है जॉर्ज साइमंस ओम। ये नियम किसने दिया है? तो ये जॉर्ज साइमंस ओम ने दिया है। उनके पिछले नाम के आधार पर हम इस नियम को कह देते हैं जॉर्ज साइमंस, OHM ओम। इनको ऐसे लिखा जाता है, ये शिवजी वाले ओम नहीं है, इनको लिखा जाएगा OHM, जॉर्ज साइमंस ओम। अब देखो, ओम सर ने एक बड़ी गजब की बात बताई, मजा आ जाएगा आपको सुन के। आज तक आप ओम के नियम में क्या जानते हो? V बराबर IR बस। लेकिन ओम का नियम सिर्फ इतना नहीं है, और इतनी जानकारी के साथ हम पेपर में बनने वाले क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाएंगे। हमें इसके बारे में और गहराई में चलना पड़ेगा। चलो कैसे चलेंगे देखो, इस स्लाइड को ऐसे ही रहने देना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे मान के चलिए आपके पास एक पंखा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर आपने ये बात समझ ली, मैं आपके लिए बहुत आसान भाषा में चीजें लाता हूं, अगर आपने ये समझ ली तो मजा आ जाएगा। ये हमारे पास एक पंखा है, और जब पंखा किसी कंपनी ने बनाया है, देखिए हर एक उपकरण की वोल्टेज और करंट को लेने की एक सीमा होती है। मान लो कंपनी ने कहा कि देखो ये पंखा सबसे बढ़िया है, इस पंखे की जो मोटर है वो सबसे अच्छी तब चलेगी, मतलब अपनी पूरी क्षमता पे चलेगी, जब उसको 220 तो वोल्टेज मिले और धारा जो है वो 10 एम्पियर की मिले। हालांकि करंट इतना बड़ा नहीं होता, बट मैंने मान लिया उदाहरण के लिए। ये 220 और 10 कहां से आए? मैं कह रहा हूं आप अपनी तरफ से मान रहे हो, ठीक है। आपका यही एक सवाल होता है कि 220 कहां से आया, 10 कहां से आया। ये तो हर एक उपकरण की एक क्षमता होती है भाई। मान लो मेरी घड़ी है, हो सकता है इसको 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर का करंट चाहिए। हर एक उपकरण की अपनी क्षमता है। तो कंपनी कहती है कि भाई ये जो पंखा है ना, ये 220 वोल्ट और 10 एम्पियर पे झमाझम चलेगा, बिल्कुल जितना इसको अच्छा चलना चाहिए उतना अच्छा ही चलेगा। हमने कहा ओके। अब सुनिए, किसी समय पर आपके घर की जो मेन लाइन है, बाहर से जो लाइन है, उसमें बिल्कुल इतना ही वोल्टेज और इतना ही करंट आ रहा है। ये मेन लाइन है आपके गांव से जो बाहर होती है, हमेशा 220 वोल्ट और 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। 10 एम्पियर, केवल ए से दिखाएंगे, 10 एम्पियर। तो ये पंखा बहुत अच्छा घूम रहा है, बहुत शानदार घूम रहा है। अब क्या हुआ, आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया वोल्टेज ना डाउन हो गया। आप सुनते हैं वोल्टेज डाउन होने का मतलब पीछे से आने वाला वोल्टेज ही कम हो गया। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब भूलो। बस भाई वोल्टेज कम आया और वोल्टेज हो गया 110, मतलब वो सीधा इसका आधा हो गया, ठीक है। अब सुनो, अगर वोल्टेज आधा होगा तो याद रखना कि बेशक करंट पीछे से पूरा आ रहा हो 10 एम्पियर। सुनो, यहां मान लो आपकी सप्लाई 110 वोल्ट और 10 एम्पियर, करंट उतना ही आ रहा हो, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं, करंट फिर भी उतना ही आ रहा हो, लेकिन आपका पंखा 10 एम्पियर लेगा ही नहीं। आपका पंखा जो है वो जितना वोल्टेज कम हुआ है, जैसे जितने का मतलब जितने गुना आधा वोल्टेज हुआ है, तो भाई आपका पंखा जो है वो करंट भी आधा ही लेगा, चाहे पीछे से 10 एम्पियर आ रहा हो, फिर भी ये 5 एम्पियर मतलब आधा ही करंट लेगा। जितना वोल्टेज आधा होगा उतना ही करंट भी आधा हो जाएगा। तो ये बात बताई ओम साहब ने, क्योंकि सुनो, करंट अपने आप बढ़ ही नहीं सकता। मैंने आपको कल भी बताया था, करंट क्या है, एक पाइप में पानी, और प्रेशर क्या है, वोल्टेज। तो प्रेशर की वजह से तो पानी आगे बहेगा। तो करंट कब बहेगा, जब उसको पीछे से धक्का लगेगा। जब धक्का ही आधा हो गया तो भाई आधा ही तो पानी आगे जा पाएगा। ऐसे करके समझ लो। तो ये बात आपको समझ में आई। अब इतना इतना याद रखो कि किसी भी परिपथ में आपको काम की बात क्या याद रखनी है, कि किसी भी परिपथ में जिस अनुपात में वोल्टेज बदलता है उसी अनुपात में करंट भी बदल जाता है। अगर वोल्टेज डबल हो जाता, जैसे मान लीजिए वोल्टेज होता था 440 वोल्ट, ठीक है, मान लो वोल्टेज हो गया डबल, भाई 220 से कितना हो गया 440, तो 2 गुना हो गया। तो भाई साहब फिर पीछे से आने वाला करंट भी 2 गुना हो जाता, 10 की जगह कितना हो जाता, 20 एम्पियर हो जाता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज और करंट बराबर बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि 220 वोल्ट पर अगर 10 एम्पियर का करंट था और हमने देखा अगर ये वोल्टेज आधा हुआ तो करंट भी आपका आधा हुआ, तो ये थोड़ी कहोगे कि जितना वोल्टेज कम हुआ है उतना ही करंट भी कम हुआ है। नहीं भाई, वोल्टेज तो आप या तो ये कहो कि वोल्टेज आधा हुआ है, या ये कहो कि 110 वोल्ट कम हुआ है। अगर आप ये कहो कम हुआ है तो फिर आप ये कह रहे हो 110 वोल्ट कम हुआ है, तो करंट थोड़ा ना 110 कम हुआ है, करंट आधा हुआ है, या आप कहोगे 5 एम्पियर कम हुआ है। तो हम कभी ये नहीं कहते कि कितना कम हुआ है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये इतने गुना कम हुआ है, ठीक है।
और इतने गुने का मतलब क्या होता है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि वोल्टेज बराबर है करंट के, नहीं, आप कहोगे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट के। अब आपको ये बात झमाझम समझ में आ रही होगी। इस बात का क्या मतलब है कि देखो, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, और उसी रेशियो में कम होगा। अगर बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। ये बात सभी को समझ आती है, सिर्फ इतनी सी बात है ओम का नियम। अब आगे की चीजों पे मत जाओ कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, फैन 10 एम्पियर के करंट से चलेगा कि नहीं, वो छोड़ो आप, चलेगा नहीं चलेगा, फूकेगा मरेगा जलेगा, वो सब चीजों को भूल जाओ। सिर्फ आप इतनी सी बात पे फोकस करो, अपने फोकस को बनाना सीखो उन बातों पे जो काम की है, कि भाई वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटने से करंट घटेगा। अब आप ये कहो कि वोल्टेज कम क्यों होता है, तो ऐसे तो हजार सवाल आ जाएंगे। फिर एक ही क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो नहीं बना सकता, ना आप बन सकते हैं, फिर उसके लिए 4 साल की इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। तो मैं ये लिखूंगा ओम के नियम में, ओम साहब ने ये कहा कि सुनो, वो कहते हैं कि वोल्टेज जो है ना, धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात मैं लिख सकता हूं, वोल्टेज धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन सुनो, एक साथी ने पूछा कि ओम सर, क्या कुछ भी हो जाए हमेशा ही ऐसा रहेगा? ओम साहब ने कहा कि नहीं, इसके साथ कुछ शर्तें हैं। लोगों ने पूछा क्या शर्तें हैं? उन्होंने कहा शर्त ये है कि देखो, अगर मान लो वोल्टेज घट रहा है तो इस दौरान तापमान और दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि वोल्टेज घट रहा है, तुमने उसके आसपास आग जला दी तो फिर करंट उतना ही नहीं घट पाएगा। अगर उसका उस समय पे तापमान बदला, या तुमने उसको दबाया, दाब बढ़ा दिया या दाब घटा दिया, तो फिर मेरा नियम काम नहीं करेगा। मतलब जब वोल्टेज घट रहा होगा तो तुम्हें ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि जितने हैं उतने ही रहें, घटे बढ़े ना। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम ना छेड़ें तो वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लिखिए आप कि पहली पहले इसकी शर्त लिख लो। शर्त क्या है कि यदि चालक की भौतिक स्थितियां क्या होती हैं, ताप दाब ये सब भौतिक स्थितियां, जैसे ताप दाब, टेम्परेचर है, प्रेशर है आदि न बदले, आदि न बदले तब, तो तब लगेगी ये कंडीशन कि भाई टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ताप दाब न बदलें तब विद्युत विभव तब विद्युत विभव विद्युत धारा के सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों एक ही बात है, सीधा समानुपाती होता है। इंग्लिश में इफ, पहले कंडीशन लिखो, इफ फिजिकल कंडीशंस, इफ फिजिकल कंडीशंस like temperature and pressure etc doesn't change, कि भाई ये नहीं बदलनी चाहिए, अगर ये नहीं बदलती हैं तब देन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी लिख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बोलो क्लियर है सभी को कि जी भैया मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई है कि जॉर्ज साइमन ओम साहब ये कहते हैं कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अगर आप बीच की कंडीशंस को चेंज नहीं करेंगे। यहां तक हम सब करो, नोट हो जाए, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आगे मैं इस बात को लिख लेता हूं मैथमेटिकली। अब हर एक लाइन को ना अटेंशन के साथ समझना।
अगर आपने मेरे मुंह से निकलने वाले एक भी शब्द पर ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I के। V क्या है? आपका विभव। हालांकि बार बार ना बताना पड़े, मैं पहले बता भी चुका हूं, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। पोटेंशियल। और I से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? धारा, यानी कि करंट। ठीक है, अब सुनो। देखो, जब भी मुझे इससे एक सूत्र बनाना होता है तो मुझे इसकी जगह बराबर का निशान और एक नियतांक लगाना पड़ता है। हमने लगाया था पीछे कि जब भी आप इसको बराबर के निशान की टर्म में बदलोगे, क्योंकि सूत्र बराबर के निशान के साथ ही होता है, कभी आपने ऐसे सूत्र नहीं पढ़ा होगा, तो सूत्र में बदलने के लिए इसके साथ साथ मुझे एक नियतांक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से मुझे जरूरत पड़ी है नियतांक की। पीछे हमने कुछ एक सूत्र बनाया था तो हमने एक नियतांक देखा। अब नियतांक का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि नियतांक का मतलब एक ऐसा अंक है जो नियत रहे, एक ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया जहान में कहीं कुछ भी होता रहे वो हमेशा ही नियत रहेगी, नहीं, वो शर्तों के साथ नियत रहती है और ये हर एक सूत्र के साथ अलग आती है। सुनो, इस सूत्र में क्या होगा ऐसा? मैंने यहां पूछा कि भाई देखो, वोल्टेज के बदलने से करंट बदल गया और मुझे इस प्रक्रिया में कि जब वोल्टेज बदल रहा हो तो करंट भी बदल रहेगा, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया में एक ऐसा राशि चाहिए, एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए कि जो नियत रहे। नियत का मतलब ये नहीं है कि तुम पंखे को तोड़ दो, मरोड़ दो, वो नियत रहे। पंखे को उठा के पानी में डाल दो, वो नियत रहे। पंखे में आग लगा दो, गर्म कर दो, उसको वो नियत रहे, नहीं। केवल शर्त इतनी सी है कि वो बस तब नियत रह ले कि जब वोल्टेज और करंट बदल रहे हों तो वो ना बदले, बस तब के लिए नियत रह ले। क्योंकि जब नियतांक सामने बैठे हुए हैं, तुम कहोगे भाई कौन सा आएगा नियतांक, तो वो पूछेंगे पहले तुम अपनी शर्तें बताओ, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमेशा नियत रहे। समझ गए? केवल कुछ शर्तों के साथ ही तो नियत रह सकता। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस वोल्टेज और धारा बदल रही हो। क्योंकि देखो भाई, वोल्टेज बदलेगा तो धारा बदले ही बदलेगी 100%। तो मैं ये ना कहूं कि वोल्टेज बदल रहा हो, मुझे दोनों ही कहना पड़ेगा कि वोल्टेज और धारा बदल रही हो तो भाई बस तब नियत रह लियो। तो उनमें से सामने उठ के आता है, सुनो कौन? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। कि महाराज अगर वोल्टेज और करंट बदलेंगे तो मैं नियत रह लूंगा, मैं वादा करता हूं। अगर इस पंखे का प्रतिरोध यहां पर तुम निकालो तो मान के चलो ये आए 22 ओम, तो ये कहता है कि 100% मेरा वादा है कि मैं यहां भी 22 ओम रहूंगा। तुम्हारा वोल्टेज बदल जाए, धारा बदल जाए, लेकिन मैं फिक्स रहूंगा। ये 22 कहां से आया अभी बताऊंगा, लेकिन ये कहता है कि मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा। लेकिन कब? जब तक वोल्टेज और करंट बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ तब नियत रहूंगा। मैंने पूछा अच्छा तो वैसे तुम बदल कब सकते हो? उसने कहा सुनो, अगर तुमने इस पंखे के तार जो अभी जैसे लगे हुए हैं, अगर यहां तक मतलब पंखे के तार की लंबाई में बदलाव कर दिया, अगर तुमने पंखे के तार की मोटाई में बदलाव कर दिया, अगर तुमने तार ही बदल दिया, तो मैं नियत नहीं रहूंगा। बोलो आ रही है बात समझ में? क्योंकि भाई इसका अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसका जो अपना ओरिजिनल सूत्र है वो ये है। ये कह रहा है ये। और देखो, टेम्परेचर में तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, क्योंकि ओम का नियम भी तभी लागू है कि जब टेम्परेचर ना बदले। तो ये कहता है कि मत तो इनमें कोई बदलाव करना और मत ही टेम्परेचर में कोई बदलाव करना। मैंने कहा वादा रहा, ना इनमें कोई बदलाव करूंगा ना इनमें कोई बदलाव करूंगा, बस तुम वोल्टेज और करंट के बदलने पे नियत रह लेना। इसने कहा बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं इस मामले में। तो अब आपको समझ में आया कि प्रतिरोध नियतांक होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया जहान में कुछ भी तुम कर दो ये हमेशा नियत रहेगा। आई बात आपको समझ में कि प्रतिरोध कब बदलता है कब नहीं बदलता है। और आपको ये थोड़ा सा महसूस हुआ होगा कि यार ये तो बड़ा गलती पढ़ते हैं हम, बड़ा ब्लंडर पढ़ लेते हैं कि प्रतिरोध नियतांक है। मैं तो ये मान लेता हूं कि नियतांक है तो चाहे जैसे भी रहे नियतांक है। ऐसा तो नहीं होगा ना। एक जगह पर ये बदलेगा, लंबाई, क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता, लेंथ, एरिया, रजिस्टिविटी बदलने पे बदलेगा, लेकिन वोल्टेज और करंट बदलने पे नहीं बदलेगा। यहां नियत रहेगा। क्लियर है ना ये बात? तो जब हम इसको बराबर के निशान में बदलेंगे तो मैं एक प्रतिरोध लाऊंगा और प्रतिरोध होता है आर, और उसको किसके साथ सेट कर दूंगा? आई के साथ। ऐसे नहीं पढ़ते हैं इसको हम, बस ऐसे लिखते दे हैं। आई गुणा आर कर लो, आर गुणा आई कर लो, 5 गुणा 2 कर लो, 2 गुणा 5, बात तो एक ही रहेगी। आर क्या है? आर है आपका एक नियतांक। आर क्या है आपका? नियतांक, यानी कि कांस्टेंट।
और इस नियतांक का नाम क्या है? तो वो है प्रतिरोध। अरे ये मत कह देना कि भैया इसका नाम तो नियतांक तो है, फिर इसका नाम कहाँ से आ गया। अरे मान लो 10 लड़के खड़े हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ग्रुप पूरा लड़कों का है, कह सकता हूँ, लेकिन हर लड़के का अलग नाम है। तो नियतांक तो बहुत सारे हैं, प्रतिरोधकता भी कल हमने पढ़ी, वो भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है। नियतांक ढेरों सामने खड़े हुए हैं, लेकिन हर एक का अलग एक नाम है, ठीक है। और हर एक अपनी अलग जगह रखता है हर एक सूत्र में। तो आर एक नियतांक है, प्रतिरोध एक नियतांक है। और अगर हम यहां लिख लें तो बड़ा अच्छा रहेगा कि यहां पर नियतांक का अर्थ क्या है। एक सेकंड रुको, कि भाई यहां पर नियतांक का अर्थ है कि प्रतिरोध वोल्टेज तथा धारा के बदलने पर नहीं बदलता है। अगर यहां पर आप एक नोट डाल के लिख लें तो मजा ही आ जाएगा कि तार का प्रतिरोध धारा व विभव बदलने पर, धारा व विभव बदलने पर नहीं बदलता। यानी कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंजेस ऑन चेंजिंग, ऑन चेंजिंग वोल्टेज एंड करंट, कि भाई इनके बदलने पे तो ये नहीं बदलेगा। अब बताओ कि यहां पर क्या आपको समस्या है, क्या इस चीज को समझने में समस्या है। तो ओम का नियम अब हमारा पूरी तरह से हो जाता है कि V बराबर आई आर, जिसमें R यहां पर एक नियतांक है, R एक कांस्टेंट है, लेकिन शर्तों के साथ। ये कहता है कि वोल्टेज और करंट बदलने पर मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन अगर तुमने तार की लंबाई, क्षेत्रफल, एरिया बदला तो मैं बदल जाऊंगा, फिर मैं नियतांक नहीं हूं, मैं नियतांक हूं। लेकिन कब? जब आप रजिस्टर केवल वोल्टेज और करंट के लिए, इसके अलावा नहीं। बताइए, क्लियर है सभी को? ये पहली बार पढ़ रहा हूं, आपको लग भी रहा होगा कि चीजें कितनी अंतर के साथ हैं, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये हो गया पूरा का पूरा आपका ओम का नियम। अब इससे सवाल कैसे आते हैं? देखो सवाल आते हैं, जैसे पहला एक सवाल मैं आपको बताऊं, एक सेकंड रुको। अगर आपको याद हो तो जब मैं परसों की क्लास शुरू की थी तो मैंने एक टॉपिक, एक क्वेश्चन लिखा था, अपनी नोटबुक में देखना, शायद उसकी लैंग्वेज दूसरी रही होगी, बट क्वेश्चन का सेंस यही था कि प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, यानी कि प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। और उसमें मैंने ऑप्शंस डाले थे, वोल्टेज डाला था, ठीक है, पेपर में पूरा लिखा आएगा, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस। सी डाला था आई एंड वी, और डी डाला था नोटा, कि नन ऑफ द अबव। तो आप देखो ना, एक सेकंड रुको, इसको रोको और आप यहीं आ जाओ, ये पंखे वाले उदाहरण पे ही आ जाओ, है ना। हमने फॉर्मूला पढ़ा V बराबर आई आर, यही तो पढ़ा। अगर यहां से तुम R का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? भाई ये गुणा में है, R कहेगा I को, आई भैया जाओ, तो I यहीं तो जाएगा। तो ऐसे लिखना अच्छा लगता है, R बराबर V बटे आई, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, बात दोनों एक है, बट ये थोड़ा अच्छा लगता है। R का मान हो गया V बटे आई, ठीक है। अब आप यहां निकालना जरा, R का मान कितना हो जाएगा, 220 और 10 एम्पियर के हिसाब से। आप कहोगे भैया R बराबर V बटे आई का मतलब है, एक सेकंड रुको, R बराबर V बटे आई का मतलब है, R बराबर V बटे आई 220 बटे 10, तो यहाँ पर उत्तर आ गया 22 ओम। मैंने कहा था ना कि रुक जाओ बता दूंगा कहाँ से आया 22 ओम। आप यहाँ पर निकाल के देखो, आप 110 और 5 एम्पियर के हिसाब से निकाल कर देखो, तो आप कहोगे भैया जी R बराबर V बटे आई, V कितना है 110 और I कितना है 5, 5 से 22 बार कटेगा, यहाँ भी 22 ओम आएगा। आप 440 और 20 के हिसाब से निकाल कर देखो, R बराबर V बटे आई, तो V बटे आई इससे इतने बार कट जाएगा और 2 से 22 बार कट जाएगा, यहाँ भी 22 ओम आएगा। मतलब आप देखो ना कि वोल्टेज और करंट अगर एक अनुपात में बदले तो प्रतिरोध तो कभी नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप यहाँ देखो, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है। तो ये क्या क्या ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। आप कहोगे जी नहीं, बेशक ये करंट और वोल्टेज के फॉर्मूले में आता है, बेशक इस फॉर्मूले में आता है, लेकिन इन पर डिपेंड ही नहीं करता है। सुनो क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर एक बदला, देखो क्यों नहीं डिपेंड करता है, समझो। एक अगर बदला
मान लो ये बदला, ठीक है, ये चेंज हुआ तो ऑप्शन क्या है कि या तो ये चेंज हो या तो ये चेंज हो, तो तुरंत ही ये चेंज हो जाता है, इसको मौका ही नहीं मिलता कभी चेंज होने का। तो आर और वी के साथ तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि ये इन पर डिपेंड ही नहीं करता है। बोलो आया मजा? उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। हाँ दुर्गेश, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। कुलदीप, में बिल्कुल न्यूमेरिकल वाली मैराथन का आप पार्ट 2 चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा समय दो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी समस्या है। 5 क्लास हो जाती है आपकी, फिर गवर्नमेंट जॉब भी है, ये मान लो कि सैटरडे संडे भी मेरी क्लासेस होती हैं। शनिवार रविवार जब आपके बैच में क्लास नहीं होती है, जिन पेड बैचेज में सैटरडे क्लास नहीं होती है, उनमें मेरी यूट्यूब पर दूसरे बैचों के लिए क्लास होती हैं, जिनको मैं पूरे हफ्ते समय नहीं दे पाता, फिर मैं उनकी सैटरडे संडे क्लास लगा लेता हूँ। तो मुझे जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं जरूर ले आऊँगा, और पेपर में काफ़ी समय है, निश्चिंत रहो, उस सीरीज़ में मैं आपके सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, है ना? ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि भैया रेजिस्टेंस जो है वी और आई पर निर्भर ही नहीं करता है, ये तो रो एल और ए पर डिपेंड करता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना? एक क्वेश्चन जैसे आपका ये है, बताओ, ये आया है आरआरबी ग्रुप डी 6 सितंबर 2022, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ बहुत बढ़िया अंकित, ये निर्भर करता है तार की लंबाई, क्षेत्रफल और सामग्री पर। आप कौन सी गवर्नमेंट में जॉब में हैं? भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा सा बच्चों को भी लगता होगा कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, मुझे इसलिए बार बार थोड़ा सा कहना अच्छा नहीं लगता। दिल्ली जल बोर्ड में सब डिविजनल ऑफिसर। सर मैं एक जूनियर इलेक्ट्रीशियन हूँ, लेकिन ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगता है। थैंक यू भाई प्रदीप, बहुत बढ़िया, आपके तो और भी काम आएंगे फिर ये चीज़ें। वेरी गुड, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार बताओ, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर, नियत दाब पर, नियत स्थिति पर या नियत ताप पर कौन सा इनमें से सही है? देखो ये अगर आपको सही ना दिख रहा हो तो मैं बताऊं, ये लिखा हुआ है v सीधा अनुक्रमानुपाती आई है, ये है v अनुक्रमानुपाती, ये 1/आई है। अगर आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, ये v अनुक्रमानुपाती आई है, और ये है आपका v अनुक्रमानुपाती 1/आई। तो देखो भाई, ये तो हमें पता है कि ओम का नियम कहता है v अनुक्रमानुपाती आई। भाई v अनुक्रमानुपाती 1/आई तो नहीं कहता ये नियम, तो 1/आई वाले तो वैसे ही मर जाएंगे, 1/आई वाले को काट दो, ये हो गया, हमने रा चला दिया। अब ये दोनों सही हैं, लेकिन कंडीशन तो पढ़ो, क्या नियत स्थिति पर होता है या नियत ताप पर होता है? देखो स्थिति का मतलब क्या होता है भाई आप कहोगे भैया आपने तो भौतिक स्थिति बताई थी, देखो स्थिति भौतिक स्थिति में अंतर है। स्थिति का मतलब कोई चीज रुकी है वो भी उसकी स्थिति है, लेकिन भौतिक स्थिति का मतलब ताप दाब आदि होता है, ठीक है? तो आप इसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे कि भैया नियत ताप पर ऐसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। आसान सी बात है, ठीक है? चलो अगला सवाल आप देखिए, एक सेकंड रुको। हाँ, ये कि चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो हमने देखो क्या पढ़ा है, v बराबर आई आर, और यहीं से हमने अभी निकाला था कि r बराबर v/आई। तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम इसको, कि प्रतिरोध जो है वो धारा, मतलब वोल्टेज और धारा का अनुपात होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट का रेशियो प्रतिरोध कहलाता है। तो ये परिभाषा हम यहाँ से इसकी बना सकते हैं, है ना? तो आप कहेंगे कि ये किस किस का अनुपात है? v और i का अनुपात है। अच्छा, i और v का अनुपात नहीं कह सकते हो, i और v का अनुपात कहने का मतलब आप ये कह रहे हो कि i तथा v का अनुपात है, ठीक है? जो चीज ऊपर होती है वो पहले बोली जाती है। तो r बराबर i/v नहीं होता, r बराबर v/आई होता है। तो v तथा i का अनुपात है, i तथा v का अनुपात नहीं है। तो आप कहेंगे कि प्रतिरोध किसका अनुपात है? v तथा i का। तो यहां से इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ, ऑप्शन ए और सी में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे, बट नहीं होना है, आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर कर देंगे। आगे देखिए, बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? यहाँ V विभवांतर है, I चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, और R प्रतिरोध है। तो ओम का नियम क्या है? भाई हमने पढ़ा है कि V बराबर आई आर, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? V बराबर I/R, I/R थोड़ी हो जाएगा भाई, V बराबर आई आर ही तो होगा। हाँ, अगर हम I का मान निकालें यहाँ से, देखो हमें, मैं फिर से कहता हूं कि हमें एक चीज आनी चाहिए और उसको थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए।
तो हम बहुत सारी चीज़ें रटने से बच जाएंगे। अब मुझे हर एक सूत्र थोड़ी पढ़ना है भाई। अगर आप ये चाहते हैं कि वी इधर हो तो आई आर पढ़ लो। अगर आप चाहते हो ना भैया मैं तो चाहता हूँ कि इधर आई रहे, तो एक काम करो ना, आई को इधर रखो, आर कहाँ जाएगा, आर को भगा दो, आर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि आई बराबर वी बटे आर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। एक बच्चा कहता है ना जी मैं तो इधर ना आर चाहूंगा, तो मैं कहूंगा बच्चे आर को इधर रोक ले, आई को भगा दे इधर, तो वी बटे आई बराबर कितना हो जाएगा, आर आ जाएगा। मतलब आर बराबर वी बटे आई। तो आप चाहे जैसे पढ़ लो, आप चाहो तो वी को यहाँ रख लो, चाहे आई को रख लो, चाहे आर को रख लो, बट मेन फॉर्मूला यही है ना। मेन फॉर्मूला इसी को पढ़ोगे आप। तो आप कहोगे कि अब इनमें से कौन सा ठीक है, देख लो हमारे ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, कोई एक मैच कर रहा होगा। आई बराबर आर की पावर 2 होंगी, नहीं। आई बराबर वी बटे आर, देख लो आई बराबर वी बटे आर, ये सही है। आई बराबर आर बटे वी तो नहीं होगा। तो आपको तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। अब मुझे ये नहीं है कि ये भी रटूं, ये भी रटूं, ये भी रटूं, नहीं, मैं सिर्फ ये याद करूंगा, जहां जैसा मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से उसको चेंज कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेपर में ये तीनों एक साथ आ जाएं, क्योंकि ये तो तीनों एक ही बात है। वेरी गुड, आपका बहुत सही उत्तर है और एक ही लय में भी उत्तर आ रहा है। आगे एक न्यूमेरिकल देख लो कि 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की प्रतिवर्ती धारा का प्रवाह होने से चालक पर विभवांतर निम्न में से कितना होगा। वो कहता है प्रतिरोध कितना है भाई, प्रतिरोध का सिंबल है आर, कितना है 100 ओम, चालक में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि करंट कितना है 2 एम्पियर, होने से विभवांतर कितना होगा, वी आपसे पूछा है। दुनिया का कोई सूत्र जो वी आई और आर के बीच में संबंध देता हो, केवल एक ही सूत्र है, वी बराबर आई आर। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो साथी कहते हैं जी ये समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, तो मुझे बताओ तुम, इसके अलावा तुम मुझे बता दो। भाई कंफ्यूजन तो तब होता है जब तुम्हारी नज़र में 100 फॉर्मूले हों और पता नहीं चल पा रहा हो कौन सा लगाऊं। तुम मुझे इसके अलावा कोई सूत्र बता दो। और मुझे किसका मान निकालना है, वी का ही निकालना है। आई का मान है 2 और आर का मान है 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 2 200, और यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो उत्तर आ जाएगा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कैसे आपसे बनते जा रहे हैं, टक 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 बनाते चले जा रहे हो आपने। जॉब के साथ टीचिंग कैसे मैनेज करते हैं भाई, सुबह 6 बजे उठो, 7 से 10 लगातार क्लास लो, 10 से 11 अपने ऑफिस चले जाओ, 11 से वहाँ, चूंकि ऑफिस का टाइम 10 है लेकिन मैं 11 जा रहा हूँ तो सब 6 निकलते हैं, मैं 7 बजे निकल लेता हूँ। तो 7 बजे ऑफिस से निकलो, 7 से 8 ड्राइविंग करो, फिर ऑफिस यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, फिर 8 से 10 लगातार क्लास लो, फिर 10 बजे अपना कुछ खाओ पियो, सुबह की क्लासेस का कंटेंट देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, अपना 11 तक सो जाओ, 11 12 तक फिर 6 उठ जाओ। ऐसे मैनेज हो रही हैं। हाँ जी, बोलो। यदि v बटे आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है, बताओ भाई। यदि v बटे आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि भैया जी v बटे आई अगर हम देखें तो ये क्या होता है r, और r को वो कह रहा है नियतांक है, ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं नियतांक है, वो बस हमसे इसका नाम पूछ रहा है। मैं कहूँगा नियतांक तो ढेर सारे होते हैं, ये वाला जो नियतांक है ये है आपका प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझनी है। बच्चे सोचते हैं कि यार इसका नाम अगर नियतांक है तो फिर इसका नाम क्यों है, समझ गए होंगे आप। भाई लड़कों के ग्रुप में 100 लड़के हैं, अब सभी का 100 थोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब सभी का नाम लड़का थोड़ी हो जाएगा, सभी का कुछ नाम अलग अलग होगा, तो ऐसे ढेरों नियतांक हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो ये आया है एएलपी का सवाल है, तो ये ग्रुप डी का भी नहीं है, ये है एएलपी का। आ जाओ ग्रुप डी का एक और सवाल करो, ये रहा, एक सेकंड रुको, ये सवाल है, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करो। आपको ऐसा लगता हो कि मैं आसान आसान सवाल ला देता हूं, तो ऐसा नहीं है। आप देखो ग्रुप डी की तो आसानी से मार्केट में बुक मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की, सारे सवाल एक लाइन से उठाए हुए हैं मैंने, ये सीक्वेंस आपको किताबों में मिलेगा प्रीवियस ईयर का। ऐसा नहीं है कि केवल आसान आसान सवाल ला दिए, नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। क्वेश्चन कहता है कि यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करिए। जो दिया है उसे लिख लो। क्या दिया है, धारा 10 एम्पियर, धारा का मात्रक, धारा को आई से दिखाते हैं 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है आपका 50 ओम, तो विभवांतर ज्ञात करिए। तो V बराबर आई गुणा आर, आई कितना है 10 और आर कितना है 50, तो उत्तर हो जाएगा आपका 500 वोल्ट। आंसर आ गया 500 वोल्ट। क्लियर हो गया डी। बताइए कौन नहीं कर लेगा, सब कर लेंगे।
आगे देखिए आप, ये रहा कि मतलब एक ही देखो ना, एक ही बात को कितने तरीके से घुमा सकता है वो। आप देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं इस पे, एक ही बात को सिर्फ घुमाने का ही तो तरीका है। और बस यही चीज हमें आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? भाई विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? देखो भाई, हम क्या पढ़ते हैं कि V बराबर आई आर। अब इनमें से कह रहा है वो कि आप ये बताओ I बटे V एक नियतांक है या V बटे I एक नियतांक है? देखो मेरे हिसाब से तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई V बटे I को यहाँ नीचे ले आओ तो ये नियतांक बचता है। इतना तो ये समझ में आ ही जाता है कि भाई V बटे I जो है वो एक नियतांक है, V बटे I एक नियतांक है। भाई I बटे V एक नियतांक नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम I बटे V करोगे, मान लो यहाँ उल्टा करोगे तो यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा। और उल्टा कैसे करोगे? R का उल्टा 1/R हो जाएगा, तब ये एक नियतांक थोड़ी बचेगा, ये तो कुछ और ही बन जाएगा। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि भाई V बटे I जो है वो एक नियतांक है। तो कभी हमें इसे उल्टा या गलत सलत नहीं करना है। बोलो क्लियर है सभी को? तो बस छोटी मोटी ये गलतियां नहीं करनी है, बाकी और कुछ इसमें कुछ बहुत तोप नहीं पूछा जाएगा। देखो एक बहुत प्यारा सा सवाल देखो, फिर से एक और सवाल देखो। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। देखो स्थिरांक या नियतांक एक ही बात है, समझो ना। स्थिर अंक है और नियत अंक का मतलब भी तो यही है भाई, कोई अंक स्थिर हो या नियत हो, दोनों एक ही तो बात है। इंग्लिश में तो दोनों ही बात मतलब एक ही बात लिखता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है? भाई V बटे आई बराबर R जो है ये कांस्टेंट है। तो वो कह रहा है ये कांस्टेंट किसके बराबर है? आप कहोगे भैया जी V बटे आई के बराबर है। तो मतलब रटना नहीं है इन सारी चीजों को। आप कहते हो कि भैया आ, आप कहते हो कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या उत्तर करना है? तो वो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। अब आर का तो बहुत कुछ बारे में पता है आपको, बट आपको क्या उत्तर करना है वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। तो V बटे आई हो जाएगा, ये लो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे आप देखो एक सेकंड। ये लो, जैसे एक सवाल ये है कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो आपको पता है कि भाई V और I के बीच जो संबंध होता है V बराबर आई आर, इसकी खोज किसने की थी? तो ये थे हमारे जॉर्ज साइमंस ओम। ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत आराम से कर देंगे, है ना। आपने आज बैच लिया है तो भाई बिल्कुल शुरू से क्लास रख करो, बीच में से मत जुड़िए। बीच में से जुड़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल देखो कि कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंध को दर्शाता है? अब देखो मतलब हो सकता है कि आपको इसे पढ़ के बहुत ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन ऐसे भी सवाल आते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो संभावित अंतर का मतलब वो कह रहा है विभवांतर, और प्रवाह का मतलब वो कह रहा है धारा का प्रवाह। तो विभवांतर और धारा के प्रवाह में कौन संबंध देता है? तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ओम के नियम की बात कर रहा है। इसमें तो चलो साफ समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट फ्लो है। इंग्लिश में तो क्लियर समझ में आ रहा है, बट थोड़ा हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। भाई लती यादव आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, नहीं होती तो बच्चों के कमेंट आ जाते हैं। देखो जब आवाज़ क्लियर नहीं होती है तो सारे बच्चों की क्लियर नहीं होती है, फिर मेरी तरफ से कोई फॉल्ट है उसमें बच्चों के कमेंट आ जाते हैं, मैं तुरंत सही कर देता हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आवाज़ गलत है, कुछ भी है, आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही, तो समझ लेना आपकी तरफ से कोई फॉल्ट है फिर वो। क्योंकि सभी को सही जा रही है, आपको नहीं जा रही है, तो फिर आपकी तरफ से ही फॉल्ट है। अगर ऐसा हुआ करे तो कमेंट रिपीट मत किया करो, परेशान मत हुआ करो, अपने फ़ोन वगैरह या ईयरफोन वगैरह को चेक कर लिया करो। अगर मेरी तरफ से होगी तो बच्चे कमेंट करते हैं सारे, मुझे पता लग जाता है। ठीक है भैया जी। अच्छा चलो इस सवाल का उत्तर करो, ये रहा। करते जाओ फटाफट कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है, ये 750 ही है ना पक्का? चलो देख लेंगे एक बार, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि 750 बहुत बड़ी वैल्यू है प्रतिरोध के लिए, प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम पॉसिबल है। 750 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित होगी? धारा आपसे पूछी है। अब तो आपको याद हो गया होगा भाई, मैं तो एक ही फॉर्मूला याद करूंगा, V बराबर आई आर। V का मान कितना है? 220। I का मान मुझे निकालना है, R का मान कितना है? 750। I का मान अगर निकालना है तो 220, और ये कहाँ जाएगा? भाग में, ये हो जाएगा 750 बराबर I। अब भाई जीरो से जीरो कट जाएगी, I बराबर है 22/75। अब आपको जैसे भाग करना आता हो वैसे कर लेना, अगर कुछ भी नहीं आता है तो फिर बच्चों वाले तरीके से कर लेना। 75 में 22 का भाग, जिनको अच्छा आता है वो फटाफट से कर दो यहीं से, जिनको नहीं आता है वो बच्चों वाले तरीके से करो। 0 पॉइंट, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, कितने बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा, हाँ।
3 पंजे 15 का 5, हासिल 1। देखो एक बार, 3 बार फिर मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये 225 हो जाएगा ना, 3 बार नहीं जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 2 बार, और 75 दूनी हो जाएगा 150, 50 और 20 70 हो जाएंगे। फिर एक जीरो आप यहाँ बढ़ा लोगे, तो कितने बार चला जाएगा? मेरे हिसाब से 9 बार चला जाना चाहिए। अभी तो इतना आ रहा है, 9 पंजे 45 का 5, हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। बस इतना ही छोड़ दो, 0.29 को आगे सॉल्व भी नहीं करना। तो 0.29 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सिंपल सा एक डिवीजन है, सिंपल सा एक भाग है। ठीक है भैया, बोलो बात समझ में आती है? अगला सवाल देखो, फिर से ग्रुप डी में आया हुआ है, तो भर भर के सवाल आए हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध को दर्शाता है? अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, है ना, बिल्कुल सेम सवाल है। तो कुछ सवाल जो बिल्कुल सेम है मैं आपको होमवर्क में देता हूं। बस यहां तक ये क्वेश्चन हो गए, तो यहां तक आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, ये देखो एक अच्छा सवाल देखो, ये कहता है यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, वोल्टेज कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। वोल्टेज कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, अगर 60 वोल्ट है तो ये कहता है कि धारा कितनी आती है इसमें? 4 एम्पियर। यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है, अब ये कहता है कि भैया जी विभवांतर बढ़कर हो गया 150 वोल्ट, तो हीटर के द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो बताओ कितनी धारा वो प्राप्त करेगा? अब देखो ये तो हमें पता था कि भाई जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ता है उसी अनुपात में धारा भी बढ़ जाती है। चलो अगर ये 120 होता तो मैं टक से निकाल लेता कि 60 दूनी 120, तो यहाँ भी मैं 4 दूनी 8 कर देता। लेकिन अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है कि 60 से 150 हुआ तो कितने गुना हुआ। अब देखो उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। उसके लिए क्या करो कि दो वोल्टेज हैं तो दोनों वोल्टेजों को ऐसे लिखो, और दो धाराएं हैं तो उनको ऐसे लिख लो। इसको मानो V1 और इसको मानो V2, इसको मानो I1 और इसको मान लो I2। निकालने का बड़ा सरल तरीका, तो V1 बटे V2, ये V1 है ये V2 है। बस ऐसे ही रखना कि 1 के साथ 1 रखना, मतलब ऐसे रखना है ना कि देखो 60 पे धारा कितनी है? 4, तो 150 पे निकालनी है। एक अनुपात का नियम ही तो हम लगा रहे हैं, बस मैथ में आपने पढ़ा होगा। 60 पे 4 है तो 150 पे कितनी है? बस ये चीज निकाल रहे हैं। 0 से 0 कट जाएगी। है बटे 15 को कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं आपको, अगर आप और इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो कॉमन संख्या कौन सी है दोनों में? आप कहोगे 3, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, ये बच गया 2 बटे 5, तो 2 बटे 5 बराबर 4 बटे I2। अब अगर तुम्हें I2 का मान निकालना है तो यहाँ करते हैं हम कैंची की गुणा, यहाँ गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर दो। 2 में गुणा होगी I2 की, ठीक है, और 5 में गुणा होगी 4 की। अब अगर I2 का मान निकालना है तो आपको पता है कि I2 कहेगा 2 से 2 भैया जाओ इधर, तो 2 के पास क्या ऑप्शन है कि वो यहाँ जाए। अब 5 चौके 20 और 20 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। तो उत्तर आ जाएगा 10 एम्पियर। कि 60 पे 150 हुई है तो 4 पे 10 हो जाएगा। ठीक है, सभी कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां तक के सारे सवाल हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, और वो है कि V व I के बीच ग्राफ। अब V और I के आप नाम समझ गए होंगे ना, कि V है वोल्टेज और I है धारा। तो आप कहेंगे कि ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखो हो सकता है कि आपको ग्राफ की एक अच्छी समझ ना हो, लेकिन इस टॉपिक के लिए हमें ग्राफ की समझ की जरूरत ही नहीं है, तो हम इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं। बस आप ये मान लो कि भाई ऐसा हुआ है और इसी से ऐसे ही सवाल आएगा बस। तो कुछ चीजें जहां जरूरी है गहराई में पढ़ेंगे, जैसे आप देखो मैंने प्रतिरोध को कितना गहराई में पढ़ाया है, लेकिन इस टॉपिक के लिए गहराई की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो जब भी कुछ राशि ऐसी हो कि V सीधा अनुक्रमानुपाती है I के, और उनका ग्राफ आपसे पूछा जाए, ग्राफ में क्या करते हैं हम? यहां पर लेते हैं इस वाली राशि को और यहां पर लेते हैं इस वाली राशि को। अगर ऐसा संबंध है
कहीं भी आपको ऐसा संबंध दिखे तो आप कह देना इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है ये एक सरल रेखा जाएगा, जो कि यहां से भी 45 डिग्री का कोण बना रहा होगा और यहां से भी 45 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ये 45 कहां से आया, वो सारी चीजें भूल जाओ, बस याद रख लेना कि V व I के बीच का जो ग्राफ है ये कैसा है, एक सरल रेखा, यानी कि एक सीधी रेखा है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रख लेना कि स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बस इसको एज इट इज याद रख लेना। अब देखो सवाल क्या आएगा इससे, मैं आपको सवाल बताऊं। सवाल ये आएगा कि किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति कैसी होगी। तो मुझे बताओ, क्या आप ऑप्शन देख के नहीं समझ जाओगे कि रेखा का मतलब है रैखिक, खत्म। बोलो यस और नो। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी गहराई में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वहां से कोई गहरा सवाल बनेगा ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार थम्स अप करिए अगर आपको ओम के नियम को लेकर एक कॉन्फिडेंस आ गया हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मुझसे सारे बन रहे हैं तो फिर इस बार आने वाले सवाल भी मैं बना दूंगा, और वादा करता हूं इससे बाहर कुछ इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है साथी, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये क्लास एंड होती है। उम्मीद करूंगा कि प्रतिरोध के बारे में, ओम के नियम के बारे में आपको एक समुचित जानकारी हो गई होगी। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं बचा होगा जो आपको अब परेशान करे, और इतना समझ में आ रहा है तो उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भैया वहाँ से ये पूछ लिया तो, वहाँ से ये पूछ लिया तो, यहाँ से ये पूछ लिया तो, यहाँ से ये पूछ लिया तो। कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। फोकस्ड होकर अपना इसी पॉइंट पर रहिए। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और देखो, आप देख रहे होंगे कि हर पुरानी क्लास का संबंध जो है वो अगली क्लास से है। मतलब आज की क्लास तब समझ में आई होगी जब आपको पुरानी सारी क्लास आती होंगी। वोल्टेज आना चाहिए, धारा आनी चाहिए। अब कल जो हम पढ़ेंगे उसके लिए भी आपको ये सारी क्लास मेरी क्लियर होनी चाहिए, जितनी शुरू से लेके मैंने आज तक आपको कराई हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा जो साथी बीच में से जुड़ रहे हैं, बीच में से मत जुड़िए, वो शुरू से जुड़िए, और जो साथी लगातार जुड़े हैं वो रिवीजन करके आओ, ताकि कल की क्लास आपको बेहतर समझ में आए। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।